हेलो बच्चों, तो मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए नया लेसन लेकर, और वो है L7 यानी लेक्चर लेकर। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम सेक्सुअल डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा जो चैप्टर फ्लो है, और लेक्चर फ्लो में आज हम यौन संचारित रोग यानी कि क्या पढ़ने वाले हैं, यौन संचारित रोग या संचारित रोग दोनों ही बोल सकते हैं आप इसे। सेक्सुअल डिजीज जो है वो पढ़ने वाले हैं। यौन संचारित रोगों के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, उनकी रोकथाम क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में पढ़ेंगे कि उपचार क्या होते हैं, मर्ज का इलाज भी ढूंढेंगे। चलिए, तो क्या है यौन संचारित रोग या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज? ठीक है, सेक्सुअल नाम से ही मेरी परिभाषा है भाई। सेक्सुअल मतलब लैंगिक संसर्ग से फैलने वाले रोगों को हम क्या कह देते हैं? सेक्सुअल डिजीज या एसटीडी, जिसका हमने पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था कि जो कॉन्डम वगैरह है वो एसटीडी से हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे हम यौन संचारित रोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या है? कोई भी रोग या संक्रामक जिसका संचारण या संचरण या ट्रांसमिशन आप जो बोलना चाहते हैं, प्राथमिक रूप से लैंगिक संसर्ग यानी कि सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू हो रहा हो, द्वारा होता है, सामूहिक रूप से यौन संचारित रोग या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहलाते हैं। परिभाषाएं नोट कर लीजिए, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं। बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम हमें स्क्रीनशॉट लेने का मौका दीजिए। जब मैं यहाँ लाइन लगाती हूँ यहाँ पे, तो मैं काफी इधर आ जाती हूँ, तब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लस आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं जो ऐप पर। बाकी अगर जिसने ऐप ज्वाइन कर रखा है और बैच ज्वाइन कर रखा है, उनको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कंप्लीट नोट्स आपको कहां पे मिल जाएंगे? हैंड रिटन आपके नोट्स में मिल जाएंगे। तो उनको तो नोट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो जो मैंने आपको तरीका बताया है आप वो अपना सकते हैं। ठीक है, इन्हें रतिजन या वेनरियल डिजीज भी कहा जाता है, जिसको वीडीबी। सारे नाम याद रखने हैं भाई। बोर्ड वाले जो हैं वो बड़ा ही क्या करते हैं, हमें धोखेबाजी करने की कोशिश करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो सारे नाम याद करेंगे। अथवा जनन मार्ग संक्रमण भी कहते हैं, ये भी समझ में आ रहा होगा। रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ट्रैक है, जो वेजाइना है, जो पेनिस है, उसके थ्रू होने वाला, और इसी को हम क्या बोलते हैं? आरटीआई। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपने देख ली, क्या है यौन संचारित रोग और कैसे होते हैं? जब हम किसी से फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तब। अब जरूरी नहीं है कि सारे रोग जो यौन संचारित है, मतलब एक रास्ता तो उनका क्या है कि वो क्या होते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। वो कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था एड्स, है ना, जो HIV जो है, तो HIV से जो फैलता है, तो इसका क्या रीजन है? सेक्सुअली तो ये फैलता ही है। प्लस अगर आप किसी एड्स वाले का ब्लड ले लेंगे, ब्लड सैंपल, या उसी को जिससे किसी को एड्स है और उसको इंजेक्शन लगाया, उसी इंजेक्शन से आपको इंजेक्शन लगा देंगे, तब फैल सकता है। ठीक है, तो और भी कई रास्ते हैं, लेकिन सेक्सुअली भी वो फैलता है। तो ये बात याद रखिए, सेक्सुअली का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक रास्ता सेक्सुअली है। सेक्सुअली फैलता है, प्लस हो सकता है कि वो कोई और तरीके से भी फैलता हो, जैसे एड्स का मैंने आपको बताया। ठीक है, ब्लड से फैल सकता है, सलाइवा जो थूक के कई लोग उससे भी फैलते हैं, है ना। कोरोना सबको पता ही है, लेकिन कोरोना एसटीडी नहीं है। अब ये मत बोलना मैम ने कोरोना का एग्जांपल दिया तो कोरोना एसटीडी, भाई वो एसटीडी नहीं है। ठीक है, फैलता वो भी है, क्योंकि तब डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि अगर किसी को कोरोना है तो वो फिजिकल रिलेशनशिप से भी क्या रहे, दूर है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकता है। चलिए, प्रमुख यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं? तो अब मैम आपने बता तो दिया कि यौन संचारित, हमें ये भी तो बताओ कि क्या है। तो पहले मैंने आपको दिया था कि जब आप बाहर जाते हैं, बसों में जाते हैं, बड़ी बड़ी दीवारों पे लिखा होता है गुप्त रोग, है ना, क्योंकि वो सेक्सुअली लिखेंगे तो क्या होता है, हम थोड़ा इंडियन कल्चर से आते हैं तो हमें ऐसी बातें करने में शर्म आती है। मैंने आपसे कहा था कहीं आप ऐसी बातें करोगे तो ओ ये तो ऐसी बातें करता है, ऐसे बोलते हैं। तो उससे छुपने के लिए हमने हमारा एक नाम दे दिया है गुप्त रोग। तो वो गुप्त रोग भी यही होते हैं जिसे हम किसी को बताना नहीं चाहते, जिसे हम शर्माते हैं बताने से। तो कौन कौन से ये रोग है भाई? हाई फाई है, आपके थोड़े नॉलेज से शायद बाहर हो, पहली बार भी सुन सकते हैं आप। तो इंपॉर्टेंट सेक्सुअल डिजीज जो है या ट्रांसमिटेड रोग है, वो उसमें पहला है सुजाग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको गोनोरिया भी कहते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये नाइसेरिया गोनोराई से फैलता है ना। इसका जो
सिम्टम्स है वो कुछ ऐसे हैं कि जननांगों में खुजली होती है, पीला पीला द्रव्य निकलता है योनि में से, पेनिस अगर है तो, वैसे नॉर्मली ये किसको होता है, फीमेल्स को होता है, बट पेनिस में अगर है तो पेनिस में सूजन आ जाती है, उसमें भी जो फ्लूइड है वो निकलता है, बदबूदार फ्लूइड, तो उससे पता चल जाता है। सिफेलिस भी एक ऐसा ही रोग है। हर्पिस, जननिक परिसर्प, क्लेमाइडिया ट्राइकोमोनियासिस, ये क्लेमाइडिया ट्राइकोमोनियासिस दोनों साथ में है। लैंगिक मस्से, मतलब आपके जननांगों पे अगर कोई मस्सा हो रहा है और वो बढ़ते जा रहे हैं, मस्से तो समझते हैं ना, मैम के फेस पे बहुत सारे दिख रहे होंगे, तो ये मस्से जो है वो भी हो सकते हैं, उसमें कोई ऐसा बैक्टीरिया रह सकता है जो आपको डिजीज फैला रहा हो। भाई ये डिजीज नहीं है जो मुझे फैला हुआ, ये तो जस्ट मिलेनिन के वजह से, अभी किसी को इतना डिटेल में नहीं जा सकती, लेकिन मिलेनिन होता है ना हमारी स्किन में, जो हमारे स्किन का कलर जो है वो डार्क या लाइट करता है, तो जब मिलेनिन किसी एक कोशिका में इकट्ठा हो जाता है ना तो तिल बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं, और उसी से फिर क्या होते हैं, मस्से भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये मस्से थोड़े खतरनाक हैं, नॉर्मल नहीं है। यकृत शोथ बी, यकृत शोथ बी मतलब हेपेटाइट बी, ठीक है। एड्स रोग कारक है आदि, ये जो आपने देखे ये सारे ही क्या है, पैथोजेंस है, यानी ये क्या फैलाते हैं, रोग फैलाते हैं, ठीक है। के प्रकार के आधार पर जो रोग कारक है, मतलब ये सारे तो रोग है ऊपर वाले, और ये जो रोग कारक मतलब जो इन रोगों को फैलाएगा, उसके आधार पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, के आधार पर इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। फिर से बात कहूंगी मैं कि एनसीईआरटी बुक के भरोसे न रहें, जो खुद से नोट्स बना रहे हैं, ऐप के नोट्स नहीं ले रहे, वो लिखते जाए साथ साथ, ठीक है। विषाणुजन्य रोग, सबसे पहले जो वायरस से होते हैं, ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, बहुत सारे ऐसे हैं जो डिजीज फैलाते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी हम जो लेने वाले हैं वो है वायरसेस, ठीक है, कि वायरस से कैसे रोग फैलता है। 11th में वायरस पढ़ के आए हो, बैक्टीरिया अभी भी जो चल रहा है, चैप्टर चल ही रहा है वायरस और बैक्टीरिया का 11th में, अगर चाहें तो आप वहां से देख सकते हैं क्या होते हैं वायरस। तो विषाणुजन्य रोग या वायरल एसटीडी, इसमें कौन कौन से आते हैं, सबसे पहला आएगा हर्पिस, नाम याद रखेंगे, ये इसमें स है, हिंदी में ज बोलते हैं, हर्पिस, ठीक है। जननिक परिसर्प, जिसको जेनाइटल हर्पिस भी बोलते हैं, जननिक का मतलब वही जननांगों से में होने वाला। लैंगिक मस्से, जेनाइटल वॉट्स, मोल का मतलब होता है तिल और वॉट्स का मतलब होता है मस्से, ठीक है। यकृत शोथ बी यानी कि हेपेटाइटिस बी, ये वाला इंग्लिश में याद करना ज्यादा इजी है आई थिंक, तो है ना। और एड्स जो सर्वमान्य है, सबसे फेमस डिजीज है, जिसके बारे में आप 10th में भी पढ़ के आए हैं कि एड्स क्या होता है। चलिए, हाँ, यहाँ पे आपको हर डिजीज के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, 12th में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है हर डिजीज, सिर्फ नाम याद करने हैं और एक दो आप लक्षण, वैसे सिमिलर से ही लक्षण होते हैं, और जो जो खास खास है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ साथ साथ। सबसे पहला है जीवाणुजन्य जो यौन संचारित रोग है, वायरस वाले हो गए, ये तो भाई साहब वायरस फैला रहे, इनके नाम पे है ये डिजीज, इनके खाते में जाती है, और इनके खाते में कुछ गिनी चुनी डिजीज आती है जो बैक्टीरियल एसटीडी है। एक तो सुजाक या गोनोरिया, जो मैंने बोला गोनोरिया नाइसेरिया गोनोराई से फैलती है, जिसके कैरेक्टर्स भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए। सिफेलिस, हाँ, इनके जो किनसे फैलते हैं, अभी एक लिस्ट लेके आई हूं मैं नीचे, जो इंपॉर्टेंट डिजीज है बोर्ड के हिसाब से या कंपटीशन के हिसाब से, उनका मैं आपको अभी एक चार्ट बना के यहाँ पे शो कर दूंगी। फिर है क्लेमाइडिया जन्य रोग। अब ये आपने थोड़ा सा नया सुना होगा कि भाई बैक्टीरिया तो सुने हैं मैम, वायरस भी सुना है मैम, प्रोटोजोआ भी सुना है, ये नया क्या लेकर आ गई हैं आप। तो बेटा ये क्लेमाइडिया जो है वो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो ना तो पूरे बैक्टीरिया होते हैं ना पूरे वायरस होते हैं, इनका मिलता जुलता सा रूप होता है, ठीक है। ये कुछ इनके कैरेक्टर्स बैक्टीरिया की तरह होते हैं, जैसे सेक्सुअली जो है रिप्रोडक्शन करना, है ना, थोड़ा बहुत इनका स्ट्रक्चर जो है वो बैक्टीरिया की तरह होता है, और कुछ चीजें इनकी वायरस की तरह होती है, जैसे कि जब तक ये बाहर रहेंगे तब तक तो मृत अवस्था में रहेंगे, जब किसी के बॉडी में चले जाएंगे तो इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, इस तरह से, ठीक है। तो इनको क्लेमाइडियल एसटीडी रोग कहते हैं, और क्लेमाइडियल एक प्रकार के विशिष्ट कोशिकीय सूक्ष्म जीव है,
ठीक है तो ये भी सूक्ष्म, लेकिन क्या है, जिनका आकार मतलब इनका जो आकार है वो जीवाणु और विषाणु के बीच का होता है। ठीक है, मतलब ना तो वायरस जितने ये छोटे हैं ना बैक्टीरिया जितने बड़े, हालांकि बैक्टीरिया भी हमारे लिए तो बड़े नहीं है, लेकिन इनके बीच का ये क्या है, आकार लेके आते हैं, मतलब थोड़े थोड़ी सिमिलैरिटीज दोनों की इसमें है। चलिए ये तीन हो गए, इन तीनों को आपको याद करना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नाम है, वैसे तो प्रोटोजोआ से भी होते हैं, लेकिन कुछ नाम मैं आपके लिए टेबल पे लेकर आ गई हूं ताकि आप इसे नोट कर ले। ठीक है, आपको जो नोट्स हैं उसमें तो मिल ही जाएंगे। चलिए क्या है, कुछ सामान्य एसटीडी, इनको आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, बाकी सारा भले याद ना रखे लेकिन इन्हें याद रखें, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारा प्यारा बोर्ड भी इसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले है HIV, जो सर्वमान्य है, सबको पता है, सबसे फेमस है। एड्स, जिसकी फुल फॉर्म आपको पता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और ये किससे फैलता है, HIV से फैलता है, HIV भी बोला जाता है इसको, एड्स भी बोला जाता है। तो ये जो सिंड्रोम है, ठीक है, यहाँ पे आप वायरस की जगह सिंड्रोम लिख सकते हैं, क्योंकि ये वायरस ही है एक तरह का, लेकिन इसकी फुल फॉर्म में सिंड्रोम लिखा जाता है। चलिए ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये किसके लिए लिखा हुआ है, ये HIV की फुल फॉर्म लिखी हुई है, इसीलिए ह्यूमन यानी H, इम्यूनो मतलब I, और डेफिशिएंसी अपने आप ऐड किया हुआ है, और V से वायरस, और इसकी मैंने आपको बता दी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, चाहे तो नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके बार बार सुन के, जिसको मुझे बार बार सुनना पसंद है वो बार बार मुझे रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सिफेलिस, यहाँ पे तो रोग है और यहाँ पे उसका रोग कारक है। ठीक है, या वैसे रोग कारक यहाँ पे भी आ गया क्योंकि HIV के थ्रू ही फैलता है वो। तो सिफेलिस जो है वो फैलता है ट्रेपोनीमा पैलिडियम के लिए। ठीक है, ट्रेपोनीमा क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है ताकि वहां की मगजमारी आपको यहाँ लेकर नहीं आनी पड़े, ब्रैकेट में लिख दिया है कौन वायरस है कौन बैक्टीरिया है। तो ये क्या है, ट्रेपोनीमा पैलिडियम। ठीक है, इससे फैलता है, कई जगह आपको ट्रिप्नोनेमा भी लिखा हुआ मिलेगा, मतलब P भी लिखा हुआ मिल सकता है। वो क्या है भाई, सब अपनी स्टाइल मारना चाहते हैं, स्टाइल में क्या है कि हमारा बेड़ा गर्क हो रखा है। ठीक है, बैक्टीरिया है। उसके बाद है जेनाइटल हर्पिस, जिसको जननिक हर्पिस भी कहा जाता है। ये होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स, जो कि एक वायरस है, ये आपको याद रखने में बार बार कह रही हूँ। हेपेटाइटिस पी, जिसका मैंने आपको बताया था यकृत शोथ बी, जिसे हिंदी में कहते हैं, ये होता है हेपेटाइटिस बी वायरस से। ये याद रखेंगे तो ये याद हो जाएगा, कुछ तो इनके नाम में ही इनके आंसर मिले हुए हैं, मतलब रोगजनक मिले हुए हैं। गोनोरिया, निजेरिया, गोनोराई या गोनोराइया, इसको कई जगह नाइसेरिया भी लिखा हुआ है, मैं दोनों नाम इसलिए बता देती हूँ। नाइसेरिया वो क्या होता है कि हम क्या जब इंग्लिश को हिंदी में करने जाते हैं ना तो हम इंग्लिश कर देते हैं, वो वाली चीज है। ठीक है, नाइसेरिया भी लिखा हुआ मिल सकता है, नाइजेरिया भी लिखा हुआ मिल सकता है, वो डिपेंड करता है बुक पे। ठीक है, वैसे नाइसेरिया ही है अगर आप इसकी स्पेलिंग पढ़ेंगे तो। क्लेमाइडियस, जो अभी मैंने बताया कि जिसका आकार और कुछ गुण कैसे होते हैं, बैक्टीरिया और वायरस के बीच के होते हैं, ये बीज का है। ठीक है, तो क्लेमाइडियसिस क्या होता है, इसका भी एक रोग कारक है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। ठीक है, ये भी एक क्या है, जेनाइटल रोग है। लास्ट है ट्राइकोमोनियासिस, जो किससे फैलता है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, जो कि एक प्रोटोजोआ है। अभी 11th क्लास चल रही है, उसके क्लासिफिकेशन में ये ट्राइकोमोनास को लेकर आए हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे बताया हुआ है काफ़ी इसके बारे में, तो ज़्यादा भी नहीं, मतलब क्लासिफिकेशन में बताया हुआ है। चलिए, तो ये ट्राइकोमोनास है, ये सब आप कहीं कहीं पर पढ़ के आए हैं, इनके नाम ये सब जाने पहचाने ही होंगे आपके, मेरे हिसाब से, अगर 10th में आपने पढ़े हैं तो, और 11th में भी पढ़े हैं तो, और नहीं तो पहचान लीजिए। साथ निभाना है भाई, साल भर इनका साथ लेकर चलना है इनको, वरना ये नाराज हो जाते हैं। चलिए, अब इसमें जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सारे जो हैं वो कैसे हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हैं। लेकिन इसमें से एड्स का एक क्वेश्चन नीट में ऐसे पूछा हुआ है, जो अपने मैंने होमवर्क क्वेश्चंस में भी इसको ऐड किया है, शायद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और
सीबीएसई ने भी इसको पूछा है कि ऐसा कौन सा रोग है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट तो होता है लेकिन मतलब यौन संचारित तो होता है लेकिन यौन यानी कि जननांगों पर कोई इफेक्ट नहीं करता, तो वो है एड्स। क्योंकि एड्स के कैरेक्टर्स अगर आप देखें तो क्या होते हैं, एक तो प्रतिरक्षा क्षमता कम हो जाती है, मतलब इम्यूनिटी कम हो जाती है, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। दूसरा वीकनेस आ जाती है, वेट कम होने लग जाता है, ठीक है, और जो मूड वगैरह है वो खराब होने लग जाता है, हम जल्दी बीमार हो जाते हैं, ऐसे लक्षण हैं इसके एड्स के। लेकिन एड्स का ऐसा कोई लक्षण नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि आपके पेनिस में खुजली होती है या योनि में जो है वो द्रव्य निकलता है, जननांगों पे कोई इफेक्ट नहीं करता। तो इसको ज्यादा ध्यान रखें, बाकी सभी जननांगों पे इफेक्ट करते हैं, कोई सूजन करता है, कोई छाले पैदा कर देता है, कोई फ्लूइड सिक्रीशन करवाता है, मतलब दोनों की, मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूं मैं, लेकिन एड्स में ऐसा नहीं होता। तो इसको कृपया ध्यान रखें। चलिए, क्योंकि ये ट्रांसमिट तो कैसे होता है, सेक्सुअली भी होता है लेकिन दूसरी चीजों से भी होता है। अब है यौन संचारित रोगों के सामान्य लक्षण। क्योंकि मैंने कहा वो गुप्त रोग लिखा हुआ तो है हर जगह, लेकिन गुप्त रोग होते क्या हैं यही आपको पता नहीं होगा, उसके लक्षण ही पता नहीं होंगे, तो आप तो जनरल चीजें समझते हैं। और अगर ये लक्षण मैं आपको बताऊंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये तो नॉर्मल लाइफ में भी हमारे साथ होते हैं, लेकिन ये अगर बहुत लंबे टाइम तक चल रहे हैं ये लक्षण जो अभी हम दिखाने वाले, तो आपको डिजीज है। क्योंकि ये जो लक्षण हम देखेंगे ये नॉर्मल लक्षण है, आपको ऐसा लगेगा नहीं, हो सकता है आपको अभी भी ये ऐसी चीजें हो रही हो, लेकिन आप ये सोचेंगे अरे मुझे तो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज हो गई है। ऐसा नहीं है, कोई भी बीमारी है, जैसे मलेरिया है, सपोज कीजिए मलेरिया का क्या सिम्टम है भाई, सबसे पहला फीवर आता है और बार बार आता है। क्या आपको नॉर्मल डिजीज में फीवर नहीं आता? जब आपको सर्दी हो जाती है तो फीवर नहीं आता, बुखार नहीं आता, तो क्या आपको मलेरिया हो गया है? नहीं, ठीक है। तो लक्षण ये है, लेकिन इन लक्षण को अगर कंटिन्यूअसली आपके अंदर हो रहे हैं, काफी लंबे टाइम से 2-3 महीने हो गए हैं और आपको इस टाइप की सिचुएशन झेलनी पड़ रही है इन लक्षणों की, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। उसमें भी सेल्फ डिसाइड नहीं करना है कि मुझे सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज है, ठीक है। चलिए, प्रत्येक यौन संचारित रोग में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, ये इसीलिए कहा गया है विशिष्ट लक्षण कि कुछ तो स्पेशल होते हैं जो सिर्फ इसी में होंगे, और कुछ लक्षण जो होते हैं जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स बोलते हैं, मतलब ये डिसाइड करेंगे कि आपको डिजीज है या नहीं। और कुछ जो होते हैं वो कैसे होंगे, सामान्य लक्षण, जो नॉर्मल दूसरी डिजीज में भी होते हैं, दूसरी बीमारियों में भी होते हैं, तो वैसे होंगे। तो 2 तरह के लक्षण होते हैं, और अगर ये लक्षण है तो इन लक्षणों से डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज है या नहीं। चलिए, पहला है जननांगों के क्षेत्र में खुजली या ईचिंग जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, ठीक है। ईचिंग जेनाइटल ऑर्गन मतलब ईचिंग, इच गार्ड देखा है आपने, बोलता है अगर खुजली है तो वो भी उसी एरिया में खुजली बताता है ना, लेकिन वो ये क्या कह रहा है, पर्टिकुलरली जननांगों में, मतलब आपकी वेजाइना में या योनि में खुजली हो रही है, पेनिस में बार बार ईचिंग हो रही है, आपको पेनिस में बोला, उसके आसपास के एरिया में भी हो सकती है, पर वो नॉर्मल भी होती है, पसीने से भी होती है, अगर आपको थोड़ा सा कहीं इन्फेक्शन हो गया है तो उससे भी होती है, कपड़े वगैरह पहनने से भी होती है। तो ये सामान्य लक्षण भी है, लेकिन ये पार्टिकुलरली उस ऑर्गन पे होती है, पेनिस या योनि पे या योनि के किसी पार्ट पे हो रही होती है। तो जननांगों के क्षेत्र में ईचिंग होती है, जिसको जेनाइटल एरिया के अंदर बोल सकते हैं हम, ठीक है। जननांगों से तरल स्त्राव बहता है। अब तरल स्त्राव तो नॉर्मली भी बहता है, हम लास्ट चैप्टर पढ़ के आए हैं कि नहीं आए हैं, घोटा है कि नहीं घोटा आपको, है ना, घोट घोट के पिलाया है ना, कि क्या होता है, वेजाइना में भी म्यूकस होता है, और जो पेनिस होता है उसमें भी सीमन से पहले एक फ्लूइड निकलता है। अभी हमने गर्भ निरोधक वाले में भी पढ़ा था कि पेनिस में सीमन निकलने से पहले भी एक फ्लूइड निकलता है, तो वो उस फ्लूइड की बात नहीं कर रहा है, वो तो नॉर्मल है, वो तो हम जब इंटरकोर्स करते हैं या संभोग करते हैं तब भी फ्लूइड निकलता है। लेकिन ये जो फ्लूइड होता है ये स्पेशल है, मतलब इसमें बदबू आएगी, बदबू उसमें भी आती है, ठीक है, लेकिन ये बदबू असहनीय होगी, मतलब आपको ऐसा लगेगा कोई सड़ी हुई चीज की स्मेल आ रही है ना। कलर इसका थोड़ा सा चेंज होता है, नॉर्मली जो म्यूकस होता है वो व्हाइट होता है, लेकिन अगर इसका कलर येलो है तो फिर आपको चिंता की जरूरत है। साथ में अगर इसके साथ आपको ब्लड निकल रहा है, नॉर्मल मतलब इंटरकोर्स में भी ब्लड निकलता है, लेकिन
नॉर्मली भी आपको टॉयलेट करते टाइम ये ब्लड निकल रहा है या इसके साथ येलो टाइप का कोई सब्सटेंस निकल रहा है, बदबूदार चीज निकल रही है, ठीक है, आपके जो अंडरगारमेंट्स है वो खराब हो रहे हैं, मीन्स येलो येलो उस पे हो रहा है, आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे, तब ये होगा कि जननांगों में तरल स्त्राव होता है। उसके बाद जननांगों में हल्का दर्द होता है, मतलब पेन होगा, जैसे पेनिस में होगा पेन, है ना, वेजाइना में के एरिया में या उस जगह पे पेन होगा। तो ऐसा स्लाइटली पेन, मतलब ऐसा नहीं पकड़ के बहुत जोर से पेन हो रहा है, नॉर्मल, ठीक है। चलिए, तो ये सारे क्या हैं, नॉर्मल और विशिष्ट लक्षण हैं, जो 2-3 लक्षणों से आप पहचान सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको 1-2 बोल के भी बता दिए, उसको भी आप नोट कर सकते हैं। जननांगों के आसपास सूजन या शोध, यानी कि स्वेलिंग, स्वेलिंग क्या होता है, सूजन आना, है ना, स्वेलिंग का मतलब फूलना, या इन्फ्लामेशन भी कहते हैं जिसको, सूजन आ जाती है, पस फॉर्म होने लग जाता है ना। संक्रमित स्त्रियां कभी कभी कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं करती। कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे एड्स में मैंने आपको बोला, एड्स में क्या होता है, जननांगों से तो वो संचारित होता है, लेकिन जननांगों पे उसको कोई इफेक्ट ही नहीं होता। तो अभी जो हमने लक्षण पढ़े वो आपको एड्स में नहीं मिलेंगे। तो हमें इसीलिए एड्स का पता बहुत देर से चलता है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, जनरली बुखार वगैरह आता है, हमको थोड़े दिन में बीमार हो जाते हैं, तो वो तो नॉर्मल लोगों के साथ भी होता है। नॉर्मल लोग भी, कई जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही वीक होती है, वो हर थोड़े दिन में बीमार होते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसे एड्स है। तो एड्स का भी पता बहुत धीरे चलता है। तो कई ऐसी स्त्रियां होती हैं जो इन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को कैरी कर रही होती है, मतलब उनको ये डिजीज होती है लेकिन उन्हें पता नहीं चलता। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक होता है वेजिनल डिस्चार्ज। अगर जो गर्ल्स सुन रही होगी इसको, या बॉयज को भी अब तो पता है कि क्या होता है कि गर्ल्स जो महिलाएं होती हैं जनरली उनमें क्या होता है, वेजिनल डिस्चार्ज, इसको श्वेत द्रव्य भी कहते हैं, है ना, कई लोगों को होता है, वाइट डिस्चार्ज जिसको कहते हैं, वो नॉर्मल बात है हमें, लेकिन उनको ऐसा मतलब नहीं है कि उनको डिजीज है, वो उनकी लाइफ का हिस्सा है, ठीक है। हालांकि उसमें भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसके लिए भी आपको केयर करनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो है तो एक डिजीज ही, लेकिन वो मैक्सिमम मतलब 90% लेडीज में ये होता है, और हम उसको क्या नहीं करते, इतना सीरियस नहीं लेते। तो ऐसा सीरियस नहीं लेना भी क्या होता है, कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार उनमें संक्रमण लंबे समय तक बिना जानकारी में आए बना रहता है। तो आप बोलेंगे तो क्या, बहुत सारी रह रही है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है। अगर आपको सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज है, तो पहला तो आप इसको किसी दूसरे को फैला रहे हो, जिससे भी आप फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हो। दूसरा, अपने आप को भी आप खतरे में डाल रहे हो। कैसे, अगर आप इन सब बातों से अनजान है। चलिए देखते हैं। तो ये हो गई एसटीडी की जटिलताएं। अब इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि क्या होगा अगर आप किसी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज से या यौन संचरित रोग से गुजर रहे हैं और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, या आपको उसके बारे में पता नहीं है, तो आपको क्या क्या इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो ये है वो परिणाम। सबसे पहला है श्रोणि शोथ रोग, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जिसको पीआईडी भी कहते हैं। क्या है ये पीआईडी, कि आपका जो पेल्विक रीजन है ना, जहां पे हमारा जेनाइटल ऑर्गन वगैरह है, पेल्विक लोअर एब्डोमेन रीजन, तो पेल्विक रीजन में क्या होगा, शोथ हो जाएगा, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाएगा, मतलब उसमें सूजन आने लग जाएगी, चलना फिरना बंद हो सकता है, चलेंगे तो आपके थाइस में पेन होगा, है ना, और बाकी सारी एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, जाम हो जाएगी, बोन वगैरह डैमेज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया चला जा चुका, वो फिर पहले तो जेनाइटल को इफेक्ट करेगा, धीरे धीरे फिर वो फैलेगा आसपास के एरिया में। अबॉर्शन हो सकता है, अगर आप किसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को कैरी कर रहे हैं, तो इसका असर ये भी हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी टाइम में क्या हो, अबॉर्ट हो जाए, मीन्स आपकी प्रेगनेंसी जो है वो अबॉर्शन की तरफ जाए, बच्चा जो है वो सही से डेवलप नहीं हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। मृत शिशु जन्म, ये सबसे डेंजरस है, जिसको स्टिल बर्थ्स भी कहते हैं, है ना, ऐसा बच्चा जो बाहर निकलने से पहले ही क्या हो चुका हो, डेड हो चुका हो, लास्ट मोमेंट पे 6-7 महीने के पीरियड के बाद। तो ऐसी किस वजह से हो सकता है, डिजीज से। तो ये सारे साइड इफेक्ट हैं, ऐसा नहीं चल रहा है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, कोई नुकसान तो है नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत पाउडर वाउडर लगा देंगे हम, जेल वगैरह लगा देंगे, डॉक्टर के पास चले जाएंगे, उसको सही से ट्रीट करना है, स्पेशली किसको, वीमेंस को, ठीक है, महिलाओं को। अस्थानिक सगर्भता मतलब क्या, वही कि प्रेगनेंसी जो है वो
ठहरती नहीं है ना, नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको कहूँ कि वो प्रेग्नेंट तो हो जाती है, 1-2 महीने बाद फिर उसका मिसकैरेज हो जाता है, फिर प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर 1-2 बार उसका मिसकैरेज। कहीं आपने आसपास अपने ऐसी कहानियां सुनी होगी, कहानियां तो क्या असलियत ही है। तो उनका एक रीजन क्या हो सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी हो सकती है। जरूरी नहीं है सबको है ना, मैंने कहा ये लक्षण हम सामान्य पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है कि किसी का बार बार अबॉर्शन हो रहा है, मिसकैरेज हो रहा है तो उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसको गलत वे में ना लेके जाए। चलिए, ये तो परिणाम है उन सबके। बंध्यता हो सकती है, मतलब आप क्या हो सकते हैं, परमानेंटली इनफर्टाइल हो सकते हैं, मतलब आप ऐसा हो सकता है कि आप कभी मां ना बने। जनन मार्ग का कैंसर, ठीक है, जननांगों में कैंसर भी हो सकता है जो बैक्टीरिया वायरस आपके पास आया है वो आपके जननांगों की सेल्स को अनकंटिन्यूअसली डिवाइड करा रहा हो। ये क्या बोल दिया मैम ने। तो कैंसर क्या है, कैंसर एक ऐसी स्टेज है, नॉर्मली हमारे शरीर में जो युग्मनज बनता है तब बहुत सारी सेल्स बनती है, उसके बाद सेल्स क्या हो जाती है, विभेदित हो जाती है, अपने अपने अंगों को बना लेती है। उसके बाद जब हमें कभी कभार चोट लग जाती है या मरम्मत की जरूरत पड़ती है, शरीर में कुछ कोशिकाएं मृत हो गई है तो उसको रिप्लेस करने की जरूरत होती है, तब हमें सेल डिवीजन होता है और युग्मक बनते हैं तब भी सेल डिवीजन होता है। लेकिन अगर हमारी कोशिकाएं कैसे डिवाइड करती है, नियंत्रित रूप से डिवाइड करती है, मतलब उसको पता है कि घाव कितना बड़ा है, ये गड्ढा है, यहाँ पे चोट लगी है तो ये कितना बड़ा है और कितनी सेल बनानी है। ऐसा नहीं सेल बनाने लग गए तो इधर ढेरी बना दिया, स्किन से ऊपर एक जो है वो फफोला बन गया, ऐसा नहीं है, उसको पता है। लेकिन जब सेल्स अनकंट्रोल हो जाती है, अनकंट्रोल डिवाइड होने लगती है तो वो बना लेती हैं गांठें, है ना, जिसको हम ट्यूमर भी कहते हैं, ट्यूबर भी कहते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, कैंसर। तो आपके जननांगों में क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, और उसके परिणाम ये ऊपर वाले सारे रहेंगे कैंसर होने से भी, ठीक है। जिसमें आपने सुने होंगे कि उसको यूट्रस कैंसर हो गया है, आप उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है ना। मेल्स में भी होते हैं लेकिन मेल्स में हमें इतना सुनने को नहीं मिलता क्योंकि मेल्स उसको कैरी करते रहते हैं, है ना, वो चलते रहते हैं क्योंकि उन्हें बच्चा पैदा नहीं करना होता है ना। हमें तो क्या, जब बच्चे की दिक्कत आती है तो पता चलता है अच्छा यूट्रस में कैंसर था, अच्छा ये था, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऊपर नीचे हो जाता है तो हम चेकिंग कराने चले जाते हैं। मेल्स को ऐसा कुछ नहीं होता, तो कई मेल्स तो ऐसे हैं जो बीमारी लेते लेते पूरी उम्र निकाल लेते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे हो गए उसके दुष्परिणाम कि अगर आपने सही टाइम पे ध्यान नहीं दिया तो ये भुगतने पड़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्या रोकथाम कर सकते हैं हम इसकी। वो कहते हैं ना कि दवाई लेने से बेटर है कि आप क्या कर लो, उसको होने ही न दो। तो वो होने ही न देने की सिचुएशन को क्या कहते हैं, प्रिवेंशन, ठीक है। क्योर करना, किसी को प्रोटेक्ट करना कि इन सब चीजों से पहले ही दूर रहा जाए। तो उसके क्या रीजन है। अब पहला रीजन तो आपको पता ही, भाई कैसे हो रहा है, ये सेक्सुअली हो रहा है, तो सेक्सुअली जो भी हम रिलेशन बना रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। तो पहला यही है, किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों से यौन संबंध न रखें, ठीक है। मल्टीपल पार्टनर्स वाली जो सिचुएशन थी, जो मॉडर्न एज के बच्चे हैं वो चाहते हैं कि नहीं हम तो शादी से पहले फुल लाइफ एंजॉय करें, है ना, 2-4 सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएं, तभी न तो दूसरे लोग मजाक भी उड़ाते हैं ना, फिल्मों वगैरह में देखती हूँ कि अरे अभी तो इसने कुछ किया ही नहीं, ऐसे वाले। तो इस भावनाओं में न बहे, सुविधा जो है वो अपनी ध्यान रखें। तो एक से ज्यादा यौन संबंध न बनाए, और बनाए तो फिर संभोग के समय सदैव कॉन्डम का प्रयोग करें। ये जब हमने कॉन्डम के उपयोग पढ़े थे, एक आपको बेनिफिट बताया था, तब बताया था कि एसटीडी से बचाता है क्योंकि कोई भी फ्लूइड उसमें ट्रांसफर नहीं होता। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर बना रहे हैं क्योंकि भाई जोश है आपको, टीनेजर्स हो आपकी, नहीं उसने किया है तो मैं भी करूं, भाई मेरी बेइज्जती हो रही है, ऐसा वाला फील किसी को आता है, तो वो तो मल्टीपल पार्टनर्स करेगा। और आजकल का मॉडर्न जमाना जैसा है, तो आप क्या करें, फिर कॉन्डम का यूज करें, ठीक है। किसी भी आशंका की स्थिति में प्रारंभिक जांच के लिए शीघ्र किसी योग्य डॉक्टर से संपर्क करें और रोग की पुष्टि होने पर पूरा इलाज कराएं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको जो मैंने कैरेक्टर्स बताए हैं वो हो रहे हैं, तो पहले आप खुद से डिसाइड नहीं करेंगे कि आप क्या है, एसटीडी के शिकार हैं। पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको ये लक्षण बताएंगे कि भाई मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है भैया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब
उसको डिसाइड करेंगे कि एसटीडी है या नहीं, कुछ चेकअप वगैरह करवाएगा। उसके बाद आपको योग्य डॉक्टर, इसलिए बोला है वो गुप्त रोग वाले के पास मत चले जाना, बाबाओं के पास, ठीक है, योग्य डॉक्टर के पास जाना और उससे संपर्क करके अगर वो कहे कि आपको डिजीज है तो फिर उसका प्रॉपरली इलाज करना, ठीक है। यदि आप एक से अधिक साथियों के साथ सेक्स करते हैं तो बिना एसटीडी के लक्षण होने पर भी नियमित रूप से जांच करानी चाहिए। ये ऐसे है कि आप वही मल्टीपल पार्टनर यूज करते हैं, एक से ज्यादा लोगों के साथ सेक्स करते हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि उसको ये डिजीज है या नहीं। तो अभी आप बोलेंगे ये कैसे पता, है ना, कैसे पता करें, वो कोई लेबल लगा के तो घूम नहीं रहा है, तो इसीलिए वो हम कॉन्डम वाला सजेशन साथ में लेकर चल रहे हैं। और दूसरा ये कि जैसे आपकी शादी हो गई, सपोज करो आपने ये भी कह दिया कि भाई पहले तू क्या करवा, एसटीडी वाला टेस्ट करा, तेरे को एड्स वगैरह तो नहीं है, उसके बाद मैं तो शादी करूं, चलो कर ली, लेकिन ये इसकी गारंटी नहीं है ना कि आगे भी उसको क्या नहीं हो सकती, एसटीडी नहीं हो सकती। तो ये कह रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि भाई नियमित रूप से जांच करानी चाहिए। एक बार आपको पता चल गया कि उसको एसटीडी नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, हम शादी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी नियमित रूप से जांच करवाने। और जांच कब करवाएंगे, वही आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखेंगे, या नॉर्मली भी आप आजकल तो लोग कहते हैं कि भाई है ना हर महीने अपना क्या करवा लेना चाहिए, फिजिकल चेकअप करा लेना चाहिए, ताकि कोई बीमारी हो तो पता चल जाए। चलिए नेक्स्ट है, एसटीडी के सामान्य लक्षण के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। वो तो मैंने आपको दे दी, है ना, वो काम तो मैंने आपका कर दिया। तथा यदि आप में कोई भी लक्षण विकसित हो तो तुरंत चिकित्सीय मदद ले। आपको लग रहा है कि मैम ने जो आज लक्षण बताए हैं वो मुझ में है, तो डॉक्टर के पास संपर्क करें, मुझे कमेंट करके ना पूछे कि मैम हम क्या करें, ठीक है। यह हमारी जिम्मेदारी है। भाई क्या जिम्मेदारी है ये भी सुन ले, अब थोड़ा सा ज्ञान भी बांट देती हूँ, ठीक है, कि हम स्वयं को एवं अपने साथी को एसटीडी से सुरक्षित रखें। खुद को तो रखे ही रखे, उसका भी ध्यान रखें कि अगर वो बोल रहा है या बोल रही है कि मुझे कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाए। अपनी सुरक्षा और उसकी, दोनों की सुरक्षा होगी। भाई उससे आपको भी तो फैलेगा और आपसे उसको भी फैलेगा, तो उसका ध्यान रखें, ठीक है। अब आती है ट्रीटमेंट की बात। तो आप यही बोलेंगे मैम प्रिकॉशंस भी कर लिए, सब कर लिए, लेकिन फिर भी डिजीज हो गई तो हम क्या करें, ई भी तो बताइए। तो ई बताने का जो है वो ठेका जो है वो साइंस ने ले रखा है, लेकिन साइंस भी अभी तक तो फेल है, क्योंकि इसका जो जादुई तरीका है वो कुछ नहीं है। अभी कुछ विषाणुजन्य रोग जैसे एड्स का आपको पता है अभी तक कोई भी इलाज नहीं आया है, इसलिए हमें क्या बेटर है कि हम प्रिकॉशंस रख के चले, मतलब रोकथाम रख के चले, कॉन्डम वगैरह इस्तेमाल करें, मल्टीपल पार्टनर्स यूज ना करें, जहां तक पॉसिबल हो अपने शरीर का ध्यान रखें, ठीक है। जननिक परिसर, एक तो एड्स, जननिक परिसर और हेपेटाइटिस, और सबसे ज्यादा यही होते हैं, ये भी बता देती हूँ, को छोड़कर बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह उपचार योग्य है। ये जो 3 है, इनके अलावा जो पिछले हमने पढ़े महान हस्तियां पढ़ी, उन सब के क्या हो सकते हैं, इलाज हो सकते हैं, लेकिन इन 3 का नहीं है। जिसमें आपने एड्स का पहले भी पढ़ा होगा कि एड्स का कोई इलाज, हाँ कुछ इलाज नहीं। आप बोलेंगे नहीं मैम हमने तो 10th में एक दवाई का नाम पढ़ा था, है ना, वो पढ़ा था। वो क्या है कि हम क्या कर रहे होते हैं, उस वायरस या बैक्टीरिया का असर कम करने की कोशिश कर रहे थे। आपको अगर एक बार एड्स हो गया तो आप बिना एड्स के कभी नहीं हो पाओगे, इसको बोलते हैं उपचार न मिलना। उसको कम कर सकते हो, जैसे कैंसर है ना, कैंसर के तो वैसे बहुत सारे इलाज हैं कि कीमोथेरेपी दी जाती है, लेकिन उसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो कीमोथेरेपी के बाद भी कई लोगों में कैंसर सही नहीं हो पाता। तो कोशिश तो करते ही हैं, इलाज नहीं है का मतलब ये नहीं कि कोशिश नहीं करते। उसको कुछ दवाइयाँ दी जाती है जिससे उसकी प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ जाए, है ना, ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं। उसको जो खुजली वुजली हो रही है, जननांगों पे जो सूजन हो रही है, उसको कम कर सकते हैं, लेकिन उसको मारा नहीं जा सकता पूरी तरह से बैक्टीरिया को, ठीक है। जैसे कोरोना के लिए आपने सुना होगा कि कोरोना को हम दवाइयाँ ले लेके कम तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक बार कोरोना हो गया तो उसके साइड इफेक्ट आप में हमेशा रहेंगे। सुना होगा आपने पोस्ट साइड इफेक्ट के बारे में कि जो जिनको कोरोना हुआ था उनका हार्ट जो है अब थोड़ा सा कम, मतलब उसकी क्वालिटी कम हो गई है, बीपी वगैरह में बहुत लोगों को दिक्कत होने लग गई है, सांस ज़्यादा काम नहीं कर पाते, जिनको हाई लेवल का कोरोना हुआ था, ठीक है। तो वो वायरस उनमें हमेशा रहेगा, क्योंकि वायरस कभी नहीं मरते,
वायरस तो ऐसे जादुई चीज होती है, जब उनको लगता है कोई आया तो वो अपने आप को इनविजिबल कर लेते हैं, और जब उनको लगता है हम फ्री है तो वो विजिबल हो जाते हैं, ऐसे टाइप के। ठीक है, तो ये कोई उपचार नहीं है। एड्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने बता दी, उसे ध्यान रखें। तो इसी के साथ आज हमारा जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड वाला टॉपिक है वो खत्म होता है, और अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वंध्यता के बारे में, मतलब इनफर्टिलिटी के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो लेक्चर में, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।